अंग्रेजों के बनाए गए कानून को अब बदल दिया गया है। अब कोई भी कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नहीं रहा है। अब हर कानून भारतीय न्याय प्रणाली द्वारा चेंज हो गया है। हर कानून को बदल दिया गया है। जो गुलामी की मानसिकता थी उसे दरकिनार करके उखाड़ के फेंक दिया गया है। आज नए कानून पूरे भारत में लागू हो गए हैं। हम जानेंगे इस वीडियो में ये कानून भारतीय व्यवस्था को कैसे चेंज करेंगे, कैसे भारतीय न्याय प्रणाली को चेंज करेंगे, कैसे राजद्रोह देशद्रोह में बदल गया है, कैसे पहली बार आतंकवाद की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, कैसे मॉब लिंचिंग पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, कैसे नाबालिग गैंग रेप पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। अब क्यों हम इंडियन पैनल कोड या इंडियन कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते, क्यों हम जितने भी कानून हैं अब भारतीय 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 न्याय संहिता ही कहेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण इंडियन एक्ट को बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्यों हर एक एक्ट में भारतीय लगा दिया गया है, क्यों इंडियन शब्द हटा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझेंगे इस वीडियो में। जय श्री राम, मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे जो गुलामी की मानसिकता थी उसे हटा दी गई है, उखाड़ कर फेंक दिया गया है। ये गुलामी की मानसिकता है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सन 1800 में भारत के इंडिया के कानून। भारत के कानून तो अब बने हैं, ये थे इंडिया के कानून जो अंग्रेजों ने हम पे थोपे थे। भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए और अंग्रेजों को राज करने के लिए जो कानून बनाए गए थे, आजादी के बाद भी वही कानून चलते रहे 75 साल तक। अब उन्हें बदल दिया गया है। अब इंडियन पैनल कोड नहीं है, अब भारतीय न्याय संहिता है। अब दंड संहिता नहीं है, अब न्याय संहिता है। अंग्रेज दंड देना चाहते थे पर हम न्याय देना चाहते हैं। ये भारत की व्यवस्था है जो कह रही है कि हम दंड नहीं, हम न्याय देंगे। तो जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से एक्ट बदले गए हैं, उनका क्या फायदा आम आदमी को होगा, कैसे आम आदमी के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से वो 3 एक्ट हैं जो बदल दिए गए हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहां भारतीय शब्द लगा दिया गया है। दूसरा है इंडियन पैनल कोड 1860, अब उसकी जगह बन गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। भारत का कानून यह कहता है कि हम अब दंड नहीं, हम न्याय देंगे। अंग्रेजों का कानून जो थोपा गया था वो ये था कि हम दंड देंगे। भारत का कानून कहता है कि हम दंड नहीं, न्याय देंगे। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसकी जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यहां भी भारतीय लगाया गया है। यदि आपने गौर किया हो तो तीनों में ही भारतीय शब्द जोड़ा गया है। ये बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है भारत की राजनीति में। भारत के लिए बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। मोदी जी ने जैसे लाल किले से कहा था कि हम गुलामी की मानसिकता से दूर होंगे, इसका फर्स्ट अध्याय ये 3 कानूनों द्वारा लिखा गया है। धीरे धीरे जितनी भी गुलामी की मानसिकताएं हैं सबको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। ये शुरुआत है। हम अब इस चीज का प्रभाव आम आदमी के जीवन में क्या पड़ेगा वो समझते हैं। हम सबसे बड़ा एक चीज समझिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि इसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को ये होगा कि यदि कहीं आपके साथ कोई अपराध हुआ है, अब आप वहां पे FIR दर्ज नहीं कर सकते। इस चीज को हम 2 तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप बंगाल में हैं, आपके साथ में कोई अपराध हो गया है और आप अब वहां FIR नहीं कर सकते और आप भागकर दिल्ली आ गए हैं। तो दिल्ली में अब आप FIR दर्ज कर सकते हैं, उन्हें अपनी पूरी डिटेल बता के FIR दर्ज हो जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है। अब आपको
बंगाल में कुछ हुआ है तो बंगाल में ही एफआईआर की करवाने की जरूरत नहीं, आप दिल्ली आके भी करवा सकते हैं। दूसरा फायदा यह हुआ है कि एफआईआर लिखने की टाइमलाइन फिक्स हो गई है। तीसरा फायदा यह हुआ है कि पुलिस अब कंप्लेंट की जांच करने की जो टाइमलाइन है वो भी फिक्स कर दी गई है। आपको इस टाइमलाइन में रह के ही कंप्लेंट की जांच करनी होगी। जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाएगी तो 60 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट को, जज को चार्ज फ्रेम करना अनिवार्य होगा। ये एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर ही होगा। अब हम समझते हैं कि क्रिमिनल लोग आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले शिकायत की जाती है, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की जाती है। फिर पुलिस देखती है कि शिकायत सही है कि नहीं, प्राइम फेसिया द्वारा उसकी जांच होती है, फिर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में जांच होती है, फिर चार्जशीट बनती है, फिर चार्जशीट फाइल की जाती है, फिर मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करता है। 1-2 सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है। अब इन 4 के 4 प्रोसेस का टाइम लाइन फिक्स हो चुकी है। उसी टाइम लाइन में रह के ये चारों के चार कार्य करने होंगे। एफआईआर के बाद जो जांच होती है उसकी टाइमलाइन फिक्स हो गई है। जांच के बाद जो चार्जशीट बनती है उसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो गई है। चार्जशीट के बाद में जो फाइल तैयार होती है उसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो गई है। उसके बाद में जो मजिस्ट्रेट सुनवाई करते हैं, जो समय देते हैं, उसके बाद में उसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो गई है। ये चारों के चारों काम टाइमलाइन के अंदर रहकर करने होंगे। अब जज के द्वारा भी चार्ज फ्रेम करने का अब टाइमलाइन फिक्स हो गया है। उसी में रह के उन्हें चार्ज फ्रेम करना होगा। जैसे एक पॉइंट समझिए, ऐसा काफी बार देखा गया है कि जज पूरी सुनवाई कर लेते हैं और आखिर में 6 महीने बाद में उनका फैसला सुनाते हैं। तो अब वो जब सुनवाई हो जाएगी तब 45 दिनों के अंदर अंदर चार्ज फ्रेम करना होगा। इसमें एक चीज और अहम हो गई है, स्नैचिंग। जैसे हमने सुना है कि चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको भी अब अपराध की श्रेणी में माना गया है। पहले इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, अब इसको प्रावधान में अपराध की श्रेणी में डाला गया है। और सबसे अहम, राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया गया है। बहुत लोगों को इसमें समझने में परेशानी है कि राजद्रोह आखिर क्या है और देशद्रोह आखिर क्या है। तो सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं कि राजद्रोह क्या है और देशद्रोह क्या है। जब अंग्रेजों ने भारत पे गुलामी की, जब भारत को उन्होंने गुलाम बनाया, तब उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें राज करना था। अब वो चाहते थे कि पूरा भारत का सिस्टम, पूरे भारत के लोग हमारी न्याय प्रणाली पर, हमारी राज व्यवस्था पर अंगुली ना उठाएं। तो उन्होंने राजद्रोह का एक रूल बना दिया। जो भी इंसान उनकी न्याय प्रणाली पर, उनके राज पर अंगुली उठाएगा, उसे राजद्रोह के तहत कारावास, दंड, अपराध जो भी है वो दिया जाएगा। आजादी के इतने साल बाद आज ये गुलामी की मानसिकता मोदी सरकार ने चेंज की है। अब राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह होगा। प्रणाली के खिलाफ बोल सकते हैं, पर देश के खिलाफ यदि आपका कथन गलत है, देश के आपके कथन से, आपके किए हुए कृतज्ञ से, आपके किए हुए कार्य से देश को हानि हो रही है, तो आप पे देशद्रोह लगेगा। अब परिभाषा बदल दी गई है। इसमें समझने वाली बात यह भी कि यदि कोई व्यक्ति बाहर, देश से बाहर ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे देश को बदनामी हो रही है, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वह भी राजद्रोह के अंदर भारत घसीटा जाएगा, उसे सजा होगी। बहुत लोग हम सुनते हैं कि विदेश में बैठ के भारत के खिलाफ गलत साजिश करते हैं, तो वो लोग भी इस देशद्रोह में शामिल होंगे। अब ये बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया है। अब इसमें एक बदलाव ये भी हुआ है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो अब एविडेंस की श्रेणी में आ जाएंगे। ये मतलब आ गए हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में मतलब साक्ष्य में नहीं मानते थे,
अब उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, उनमें आपने किसी के साथ चैट की है, आपने कुछ डिस्कशन किया है, कोई डील की है, और उसके बाद में यदि ऐसा पाया जाता है कि वो गलत है, तो वो प्रूफ कोर्ट में अब मान्य होगा। जैसे उदाहरण के साथ समझाता हूं कि मान लीजिए ये जो घुसपैठिए हैं, पहले ये घुसपैठिए बहुत बड़े लेवल पे बच जाते थे, क्योंकि जितनी भी डील हुई है फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने की या जो भी, वो व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हुई है। और ये जब पुलिस ये साक्ष्य प्रस्तुत करती थी तो ये कोर्ट में मान्य नहीं थे और वो बहुत बड़े लेवल पर बच जाते थे, पर अब वो नहीं बच पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा, जो पहले सजाएं मिलती थी अब दुगनी हो जाएगी। बहुत लोग जिन्हें एविडेंस नहीं मिलते थे, एविडेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाते थे, वो अब इस रूल के कारण उन्हें सजा मिलेगी। बहुत लोगों को अब असली मायने में न्याय मिलेगा। घुसपैठ कम होगी, क्योंकि घुसपैठ इसलिए कम होगी, जितने भी कुछ किया जाता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा किया जाता है, कहीं चैट करके, कहीं डॉक्यूमेंट भेज के, कैसे न कैसे। अब वो प्रूफ के रूप में बाध्य रहेंगे। इसमें एक आम आदमी के लिए फायदा ये हुआ है, यदि आप केस में पकड़े जाते हैं, आपको किसी एक पर्सन के लिए यह सहूलियत दी जाएगी कि आप अपनी पूरी बात उसे बता सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको पुलिस आए उठा के ले जाए। अब आप एक पर्सन को अपनी पूरी बात बता सकते हैं। किसी के पास कुछ मिला है, पहले बहुत ज्यादा झूठ फ्रेब हो जाता था कि ये नहीं मुझे मिला, ये मेरे पास नहीं मिला, ये पुलिस ने झूठा आरोप लगा दिया, या फिर पुलिस द्वारा ही काफी बार कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दी जाती थी। अब उस चीज की वीडियो फ्रेमिंग होगी, आपको उस स्थिति में वीडियो बनाना होगा। तो बहुत चीजें ऐसी हुई है जो आम आदमी के साथ साथ इस देश के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छी। एक और बदलाव किया गया है, पहली बार आतंकवाद की परिभाषा व्यक्त की गई है। यह बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा मैंने बता दिया, राजद्रोह को अब देशद्रोह में शामिल कर लिया गया है। एक बदलाव यह किया गया है, किसी भी स्टेशन में अब 0 FIR होगी। जैसे मैंने बताया कि यदि आप किसी एरिया में हैं, वहां आपके साथ कुछ होता है और वहां आप FIR नहीं करवाना चाहते, तो किसी दूसरी जगह पे जाके आप FIR करवा सकते हैं। स्टेट टू स्टेट, कहीं भी पूरे भारत में इसे 0 FIR का नाम दिया गया। ये 0 FIR का रूल है। ये बहुत बड़ा आम आदमी के लिए सहूलियत दी गई है। मॉब लिंचिंग के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान, ये भी एक बहुत अच्छा प्रावधान है, बहुत अच्छी शुरुआत है। मॉब लिंचिंग बहुत लोग नहीं समझते होंगे, तो मैं बता दूं, पाल घर में साधुओं की हत्या की गई थी सैकड़ों लोगों द्वारा। याद होगा, महाराष्ट्र के पाल घर में 2 साधुओं की हत्या की गई। उनके फोटो आए हंसते हुए, लोग उन्हें मार रहे थे, मारते मारते उन्हें मार दिया गया। ये मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग का मतलब है कि सैकड़ों लोगों द्वारा किसी एक या दो कुछ लोगों को मिलकर मारना, ये मॉब लिंचिंग है। भारत में ये बहुत बड़े लेवल पर होती है। पहले इसका कोई भी प्रावधान नहीं था, पर उसको अब अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया, यहां तक कि अब उसे उम्र कैद, मृत्यु दंड की सजा होगी। मृत्यु दंड की सजा मॉब लिंचिंग पर अब मिलेगी। और मुझे पता नहीं, पर पाल घर के साधुओं को, उनकी आत्माओं को आज जरूर शांति मिल रही होगी। एक और बदलाव किया गया है हिट एंड रन केस में। हिट एंड रन केस में अब 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। यदि आप अब किसी को एक्सीडेंट करके, किसी को मार के या किसी को जख्मी करके या जैसा भी भाग जाते हैं, तो आपके ऊपर अब केस चलेगा और उस पर आपकी सजा डिसाइड होगी। रुकना होगा, इंसानियत दिखाते हुए उसे बचाना होगा, हॉस्पिटल ले जाना होगा। यदि आप इंसानियत ना दिखाते हुए भाग जाते हैं तो आप पे केस चलेगा और 10 साल की सजा भी हो सकती है।
ये मैंने एक सिर्फ छोटा सा एक वीडियो बनाया है जिसमें ऊपर ऊपर के लेवल पर परत समझ में आ जाए। ये डिटेलिंग नहीं है हर एक धारा की, ये डिटेलिंग नहीं है। सबसे अहम बात, इंडिया शब्द को हटा दिया गया है, अब भारतीय शब्द है। गुलामी की मानसिकता को दरकिनार करके उखाड़ के फेंका गया है। यहां अब भारतीय शब्द, भारत भारतीय ही शब्द है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। जी हां, और हां, आपको एक चीज और कह दूं, अगला वीडियो राहुल गांधी वर्सेज नरेंद्र मोदी पर आएगा। जो राहुल गांधी ने संसद में ये 1.5 घंटे का भाषण दिया है, उसमें अनेकों बातें ऐसी कही है जिनका कोई प्रमाण नहीं है। वो ऐसा बोले हैं जैसे अपनी रैली में बोल रहे हो। जैसे रैली में बोलने के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, जनता को जैसे बोलो वैसे बोल दो, वैसा उन्होंने संसद में बोला है। तो इस पे हम अगली वीडियो बनाएंगे, तो साथ रहिएगा, समझिएगा, समझाइएगा। गलती हो तो सुधारने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।